गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट के वीडियो की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। और जो लोग इस सीरीज़ के पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं वे हमारी ओर से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं इस पूरे कोर्स की PDF उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें वो एग्ज़ाम से संबंधित इस कंटेंट जो हम आपको PDF में उपलब्ध कराएंगे इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी तो उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के थ्रू वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। इसकी नॉमिनल फ़ीस हमने रखी है 500 रुपये, जिसमें पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस 10 टॉपिक्स आपके कवर करवाते हुए तैयारी करवाई जाएगी। और इसका भुगतान आप कर सकते हैं 9829 634 925 गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से, और पेमेंट की रिसीट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग फ्री कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें अपने नोट्स वीडियो के माध्यम से स्वयं बनाने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन उसमें हमने ये ध्यान दिया था कि विद्यार्थी, अध्येता, शिक्षार्थी को ध्यान में रख करके हमने शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। इसमें हम देखेंगे, चूंकि इस पेपर का जो सेंट्रलाइज पॉइंट है वो है शिक्षण अभिक्षमता, मतलब एक शिक्षक को ध्यान में रख करके अब हम इसमें देखेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा तो विद्यार्थी कुछ नहीं सीख पाएंगे और एट लास्ट अंततः जो लर्निंग है उसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण को और ज़्यादा उसके आसपास जो कारक हैं उनको ध्यान में रख करके और ज़्यादा दक्ष और कुशल बनाया जाए। तो शिक्षण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वीय कारक। एग्जाम में आपको कोई भी वर्ड जो है समझ में नहीं आया तो इसको उसका इंग्लिश वर्जन देख लें। जैसे स्वीय मैंने लिखा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब है पर्सनल फैक्टर्स, शिक्षक की निजी जो समस्याएं हैं, जो निजी संबंध हैं उनसे। ठीक है, स्वीय कारक। एग्जाम में आपको भले ही समझ में आ जाए तब भी आप एक बार उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें क्वेश्चन का। दूसरा है बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्वीय कारक, पर्सनल फैक्टर्स। स्वीय कारक, पर्सनल फैक्टर्स। तो स्वीय कारकों के अंतर्गत वे सभी स्थितियां आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से सीधी तरह से जुड़ी होती हैं, संबद्ध होती हैं। और वे परिस्थितियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो पारिवारिक परिस्थिति, अध्यापक की पारिवारिक परिस्थितियां, और दूसरा विद्यालयी परिस्थितियां। पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत भी बहुत सी बातें आ सकती हैं, जैसे घर की आर्थिक स्थिति, पति पत्नी संबंध,
संतानों के प्रति दायित्व, माता पिता और परिवार के साथ संबंध। अगर मान लीजिए किसी शिक्षक के बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है या वो अस्पताल में भर्ती है, परिवार का कोई मेंबर, तो उसका वहाँ पर शिक्षण में निश्चित रूप से उसका प्रभाव आता है, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, वो तनाव में होता है। इसी प्रकार विद्यालय परिस्थितियों की बात करें तो इसमें भी कुछ कारक हैं, जैसे शिक्षक के विद्यार्थियों के साथ संबंध, शिक्षक के अपने साथियों के साथ संबंध और शिक्षक के शाला प्रधान या प्रशासक के साथ संबंध तथा इसी प्रकार की अन्य कई बातें। तो ये सभी बातें शिक्षक के मन को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। जो बातें शिक्षक के मन को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं वे उसके शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, और जो बातें उसके मन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं वे उसके शिक्षण को अप्रभावी बनाती हैं। मान लीजिए शिक्षक के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे हर समय घरेलू सामान जुटाने की चिंता रहेगी और उसका मन पढ़ाने में नहीं लगेगा। इसी प्रकार जिस शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है उसकी भी अपने व्यवसाय अर्थात शिक्षण के प्रति निष्ठा प्राय कम होगी। मान लीजिए कोई टीचर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, बहुत अच्छी चलती है, तो उसका दिमाग हमेशा वहाँ उस शॉप को देखने में लगा रहेगा कि उस शॉप पे कौन बैठा होगा, अभी कस्टमर्स कौन डील कर रहा होगा, हाँ माल मंगवाना है बाहर से, वो कैसे मंगवाएंगे, तो वहाँ उसका ध्यान लगा रहेगा। उसे इस बात का भय नहीं कि यदि नौकरी छूट जाए या कुछ समय के लिए किसी कारण से घर बैठना पड़े तो उसके घरेलू खर्च किस प्रकार चलेंगे। कई बार आपने विद्यालय में जो टीचर हैं उनको कहते भी सुना होगा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी की, या मैं डरता नहीं हूँ किसी से, ठीक है, प्रशासनिक कार्रवाई से, अनुशासनात्मक कार्रवाई से, मेरे 500 बीघा ज़मीन है, मैं तो वहाँ पर अपना रोजगार कर लूँगा। इस तरह से उसमें जो वो भय होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी अपने शिक्षण के प्रति निष्ठा कम हो जाती है। तो इस तरह से यदि सामान्य स्थिति ठीक रहती है जिससे न तो घर की चिंता रहे और न ही अति संरक्षण के कारण पनपने वाली लापरवाही। दूसरी बात करें, पति पत्नी के संबंध भी यदि मधुर हैं तो कोई चिंता नहीं, किंतु यदि दोनों के संबंध मधुर नहीं हैं तो वह भी शिक्षक के मन और अंततः शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। संतान यदि नहीं है, यदि कम है, शिक्षक अपनी संतानों की बौद्धिक प्रतिभा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें जो कुछ बनाना चाहता है वह बनाने में समर्थ है तब तो ठीक है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो वो यह पीड़ा उसे पढ़ाते समय भी सताती रहेगी और वह ठीक से नहीं पढ़ा पाएगा। इसी प्रकार यदि शिक्षक किसी संयुक्त परिवार का सदस्य है तो उसके माता पिता की उससे कुछ अपेक्षाएं कुछ और हैं तथा पत्नी एवं बच्चों की ओर कुछ और। इस तरह से माता पिता अलग उससे अपेक्षाएं करते हैं और पत्नी और बच्चे अलग अपेक्षाएं करते हैं। दोनों तीनों पीढ़ियों की मान्यताओं में अंतर होने के कारण आए दिन विचारों का टकराव और झगड़ा बना ही रहता है। इन सब का परिणाम शिक्षक को भोगना पड़ता है। पारिवारिक स्थित परिस्थितियों के अंतर्गत अनेक कारण ऐसे हैं जिनसे शिक्षक को तैयारी के लिए घर पर न तो अतिरिक्त समय मिलता है और न ही वह शिक्षार्थियों को पढ़ाने में मानसिक दृष्टि से सक्रिय हो पाता है। विद्यालयी परिस्थितियों के अंतर्गत भी शिक्षकों के अपने अन्य साथियों, शाला प्रधान, प्रशासक आदि के साथ संबंध यदि ठीक हैं तो वे शिक्षण को अनुकूल रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु यदि ठीक नहीं है तो वे उसके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दूसरा हम देखते हैं बौद्धिक कारक। हम इस वीडियो में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक टोटल शिक्षक को ध्यान में रख करके देख रहे हैं। इससे पहले हमने विद्यार्थी को ध्यान में रख करके देखे थे। बौद्धिक कारक,
बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो किसी भी रचनात्मक कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कारक अधिगम के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, उतना ही शिक्षण के लिए भी है, क्योंकि शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी तब होगा जब शिक्षक स्वयं को कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके, और यह कार्य उस समय तक संभव नहीं जब तक शिक्षक प्रखर बुद्धि न हो। अधिक नहीं तो प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से बहुत प्रखर हों, बहुत तेज हों। इन विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को भी वही शिक्षक शांत कर सकता है जो बौद्धिक दृष्टि से प्रखर होता है, तेज होता है। अतः शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितना अधिक प्रखर होगा, उसका शिक्षण सामान्यतः उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा। यदि शिक्षक प्रखर बुद्धि है तो क्या क्या फायदे होंगे? शिक्षार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी समय कर सकेगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदल सकेगा। यह निर्णय ले सकेगा कि कहाँ तर्क से काम लेना है और कहाँ अनुभव आधारित ज्ञान से। यदि कोई बात ऐसी है जिसे वह स्वयं नहीं जानता तो उसे स्वयं और जल्दी सीखकर शिक्षार्थियों को बता सकेगा। यह निर्णय ले सकेगा कि कहाँ कौन सी विधि और कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो। तो इस तरह से बौद्धिक कारक बहुत अधिक प्रभावित करता है शिक्षण को, और शिक्षण का प्रखर बुद्धि होना आवश्यक है। अगला हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत एक तो अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां, मतलब जो उसका मूल स्वभाव है। अगर किसी का स्वभाव क्रोधी है मूल रूप से तो वो सहज प्रवृत्तियां, भावना ग्रंथियां, एड्रेनलिन वगैरह वगैरह मनुष्य में आदि कारक आते हैं। तो अभिक्षमता शिक्षक की वह अंतर्निहित शक्ति है जो उसे किसी कार्य के प्रति उन्मुख करती है। इसी आधार पर कोई इंजीनियरिंग के कार्य को पसंद करता है तो कोई डॉक्टरी करना, कोई समाज सेवा करना पसंद करता है तो कोई अध्यापन। यहाँ पर एक बात देखने योग्य है कि यदि कोई शिक्षक किसी भौतिक प्रलोभन के कारण किसी व्यवसाय या कार्य को पसंद करता है तो वह उसकी अभिक्षमता न कहलाकर अभिवृत्ति कहलाएगी। ये फर्क है अभिक्षमता और अभिवृत्ति में, ठीक है। शिक्षक का झुकाव मन से अध्यापन की ओर नहीं होगा। जो कार्य हम मन से करते हैं वो तो उसकी अभिक्षमता आती है, और जो कार्य हम लाभ के लिए करते हैं, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए करते हैं, वो अभिवृत्ति में आता है, ठीक है। तो शिक्षक का झुकाव मन से अध्यापन की ओर नहीं होगा तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकेगा। इससे दूसरी ओर जिस शिक्षक का झुकाव मन से अध्यापन की ओर है वह यदि अच्छा शिक्षक नहीं है तो प्रयास करने पर अच्छा शिक्षक वो बन सकता है। रुचि एक ऐसा तत्व है जो किसी भी बात को सीखने और किसी भी काम को करने की पूर्व आवश्यकता है, ठीक है। शिक्षक कितना ही बुद्धिमान और अभिक्षमता वाला क्यों न हो, उसकी यदि पढ़ाने में रुचि नहीं है तो वो कक्षा में शारीरिक रूप से चला भले ही जाए, पढ़ा नहीं पाएगा। अभिवृत्ति की बात करें तो अभिवृत्ति रुचि का ही प्रगाढ़ रूप है। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है
उसमें रुचि लेते लेते वह हमारी अभिवृत्ति बन जाती है और मानव मन की वह दशा जो अध्यापन की ओर उन्मुख या विमुख करे वही उसकी अभिवृत्ति है। धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में सहायक, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में सहायक और ऋणात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में बाधक सिद्ध होती है। मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग, हमने संवेगों के भी दो रूप देखे हैं, जैसे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, साहस आदि धनात्मक अभिवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिज्ञासा, साहस वगैरह, और घृणा, भय आदि ऋणात्मक मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो धनात्मक संवेगों की कार्य करने वाले के मन में रचनात्मक और ऋणात्मक संवेगों की प्रतिक्रिया जो होती है वो ध्वंसात्मक, डिस्ट्रक्टिव होती है। ये तो धनात्मक हो गया, धनात्मक मूल प्रवृत्तियां, भय, घृणा, क्रोध, ये हो गए ऋणात्मक। तो धनात्मक की बात करें तो धनात्मक जो है वो रचनात्मकता का विकास करता है एक किसी भी व्यक्ति में, और ऋणात्मकता जो है वो ध्वंसात्मकता का, विनाश का विकास करता है, ध्वंसात्मक। ठीक है। संवेग चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक, शिक्षक के मन को भी इसी रूप से प्रभावित करते हैं। परिणामतः सामान्यतया शिक्षण को प्रभावी नहीं बनने देते। उदाहरण के लिए, जो शिक्षक क्रोधी है उससे विद्यार्थी भय खाएंगे, अपनी समस्याओं को पूछ नहीं पाएंगे, परिणामतः अधिगम कम होगा। उधर क्रोधी शिक्षक का संतुलन भी बिगड़ा रहेगा, पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, परिणामतः शिक्षण प्रभावी नहीं बन पाएगा। अतः शिक्षक का क्रोधी होना उसके अध्यापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला है भावनात्मक ग्रंथियां। तो भावना ग्रंथियां भी शिक्षण को प्रतिकूल रूप में ही प्रभावित करती हैं। जब कोई अच्छा शिक्षक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो उसमें अहम जागृत हो जाता है। अहम और घमंड के अभिमान के पनपने पर उसका अध्ययन टूट जाता है। अध्ययन टूटने पर अध्यापन में धीरे धीरे वह कुशलता कम होने लगती है जो उसने पहले अर्जित की थी। और यही हाल हीन भावना का है। जब कोई शिक्षक स्वयं को अन्य शिक्षकों की तुलना में हीन समझने लगता है तो उसकी अध्यापन कुशलता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। और इस प्रकार दोनों ही प्रकार की भावना ग्रंथियां शिक्षण को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये ध्यान रखिए, भावना ग्रंथियां ऋणात्मक हो या धनात्मक, शिक्षण को ऋणात्मक रूप से ही प्रभावित करेंगी। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां तो देखिए, धनात्मक प्रभावित करती है, ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है, लेकिन भावनात्मक ग्रंथियां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही शिक्षण को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।